हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग द बेस्ट टीचर। सो आज हम डिस्कस करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम का जून 2019 का क्वेश्चन पेपर। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने 2019 के क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं, तो देखिए ये सीरीज हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी जून 2019 के क्वेश्चन पेपर्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स के बीएड सेकेंड ईयर के, हम विद सॉल्यूशंस उनको डिस्कस करेंगे। डेली आपको एक क्लास देखने को मिलेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे ऑल पे टिक नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली 2 बजे चैनल पे क्लास अपलोड होगी। एंड हम 7 आपके पेपर्स हैं, 7 पेपर्स हम करेंगे। लास्ट पेपर जो हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन और गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, हम दोनों करेंगे, जो भी आपके पास ऑप्शनल है। रेस्ट ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स आर कॉमन। तो आज नॉलेज एंड करिकुलम करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे जून 2019 का असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन पेपर। सो देखिए यहाँ पे कैसा क्वेश्चन पेपर सेट हुआ था। एंड प्लस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर्स किस तरीके से लिखने होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। सिर्फ यही नहीं बताना कि आंसर आपको कैसे लिखना है, बकायदा यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में लिखने की जरूरत होती है, सो दैट यू कैन गेट 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 16 आउट ऑफ 16 मिले, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 में से आपको 4 मिले। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होता है, देखिए ये होता है कंपल्सरी क्वेश्चन। इसमें कोई चॉइस नहीं होती है। यहाँ पे 4 मार्क्स का एक पार्ट आपका रहता है एंड 4 इंटू 4 आपका 16 मार्क्स का ओवरऑल फर्स्ट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, सॉरी यहाँ पे पार्ट ए है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, सोर्सेज ऑफ नॉलेज। आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में, कि जो स्रोत है नॉलेज के वो क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, पहले आपको जरूरत है एक इंट्रोडक्शन आप दें कि नॉलेज हमें कैसे कैसे मिलती है। एंड जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, ही इज ऑलवेज क्यूरियस टू नो, कि हमें हमेशा नई नई चीजें जानने की जो जिज्ञासा हमारे अंदर होती है, इच्छा हमारी रहती है। देखिए किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट में नॉलेज लेने का एक क्षेत्र हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई जाना चाहता है, तो वहाँ पे उस फील्ड की नॉलेज में आप इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जो साइंस ऑप्ट करता है, कोई कॉमर्स कोई आर्ट्स, तो वो अपने अपने जो उनके इंटरेस्ट लेवल होते हैं कि कौन सी नॉलेज वो लेना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए एक ह्यूमन बीइंग को के लिए सोर्सेज क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हर पेपर में हर एक आंसर में मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप फ्लो चार्ट जो है वो जरूर ड्रॉ करें। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ पे 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है, ऑल्दो ये 16 मार्क्स में भी आता है। अब 4 मार्क्स में आया है तो आपको यहाँ से 4 पॉइंट्स ही उठाएं और 4 को ही आप डिस्क्राइब करते हैं। ऑल्दो मैंने आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब करके दिखाई है, बट इतनी इतना एक्सप्लेन करने की 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको जरूरत नहीं है। आपको अपने हैंड रिटन पेजेस 2 पेजेस 2.5 पेजेस फिल करने हैं, इससे ज्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले है सेंसरी परसेप्शन। सेंसरी परसेप्शन क्या होता है? देखिए जो नॉलेज हमें हमारे सेंसेस से, यानी कि हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा मिलती है, जैसे कि हम टेस्ट करके खाने का पहचान करते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, तीखा है, खट्टा है, मीठा है, किस तरह का है। ऐसे ही हमारी स्किन हमें हेल्प करती है एक सरफेस को पहचानने में कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसी है। अब हमारे जो ईयर्स होते हैं वो सुनने में हेल्प करते हैं, तो इस तरीके से नॉलेज मिलती है। तो इस तरीके से सेंसेस जो हमारे हैं वो नॉलेज को लेने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर है लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है कि हाउ लॉजिकल यू आर। देखिए कोई कोई नॉलेज एक सिचुएशन है, हम कई बार देखते हैं कि हम सामने वाले को देखकर पहचान जाते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ। तो ये कहीं ना कहीं एक लॉजिकल रीजनिंग होती है जो हमें ऑन द स्पॉट हमारे अंदर आती है। एंड ये कैसे जुड़ी होती है? ये फैक्ट्स और नेचुरल ट्रुथ्स पे ये बेस्ड होती है, कि जो जो हमें तथ्य पता है, जो जो उसके बारे में बातें पता है, कि उसके बेसिस पे हम ये चीज पहचान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम में लॉजिकल रीजनिंग ने कैसे काम किया, कि जो लोग हैंड सैनिटाइजर मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे तो उनको कोविड इजीली हो रहा था। तो यहाँ पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपको उससे पता चलता है, लॉजिकल पावर से आपको ये नॉलेज मिलती है कि आपको ये करना है, वाई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोविड वायरस, राइट। अब यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग है। देखिए डिडक्टिव
डिडक्टिव रीजनिंग, इसका बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब कोई डिडक्शन करके, मतलब किसी चीज को जान पहचानने के बाद आप एक डिडक्शन पे आए हो, राइट। इंडक्टिव वाइस वर्सा हो गया इसका। अथॉरिटी, जो नॉलेज आपको अथॉरिटी से मिलती है, ठीक है। अथॉरिटी इन द सेंस रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें वायलेट नहीं करने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स जो हो गए, तो जो भी अथॉरिटी से हमें नॉलेज मिलती है दैट इज अथॉरिटेटिव नॉलेज, राइट। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बाकी आप इसको एक बार रीड करें, और हर एक टॉपिक की वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। यहाँ पर मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी नॉलेज एंड करिकुलम की, जो हमारी प्लेलिस्ट है, सभी टॉपिक्स पे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। जिन पे नहीं है बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहां पे जाकर देखिए डिटेल्ड लेक्चर्स। अब यहाँ पर है ट्रेडिशंस। देखिए ट्रेडिशंस जो होते हैं एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक चलते रहते हैं। आपने सुना होगा स्किल्स, वैल्यू, सोशल फंक्शंस, ये क्यों जरूरी है एक सोसाइटी के फंक्शन के लिए, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे कि इंडिया में हम होली दिवाली मनाते हैं, तो होली दिवाली हमारे आने वाली जनरेशन भी बनाती है, उनकी आने वाली जनरेशन भी, तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। तो मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज जनरेशन टू जनरेशन दी जाती है, क्यों? ताकि एक सोसाइटी अच्छे से फंक्शन हो, सोशल ट्रेडिशन जो है वो पास ऑन होते रहें, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपीरियंस। देखिए जो नॉलेज हमें एक्सपीरियंस से मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग ये हमेशा रहता है। आप जब तक खुद किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, आपको देखिए वो लाइक लाइफ का एक लेसन नहीं मिल पाता है। आप औरों की बात तो सुन लेंगे कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, बट खुद के साथ कोई चीज होती है तो हमें एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ करना था तो क्यों करना था, नहीं करना तो क्यों नहीं करना था। तो ये हमेशा पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलता है। अब देखिए आप अपने करिकुलम विटा में हमेशा लिखते हैं, सीवी में आप अपने रेज्यूमे में लिखते हैं कि कितना एक्सपीरियंस आपके पास है। एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन को हमेशा ज़्यादा सैलरी मिलती है, और जो कम एक्सपीरियंस्ड होता है उसको कम सैलरी मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस लाइफ में मैटर करता है। एक्सपीरियंस मतलब एक आपके पास तजुर्बा है, आपको ज़्यादा नॉलेज है, और फ्रेशर मतलब आपको कम नॉलेज है, तो दैट इज वाई सैलरी में भी वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। अब ऐसे ही बड़े बुजुर्गों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वहीं पे जो एडल्ट होते हैं या न्यूली एडल्ट होते हैं उनके पास कम एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। देखिए नेचुरलिस्टिक जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, लाइक नॉर्मली यू गेट द नॉलेज। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बड़ा अच्छा, ये जरूर रीड करें। अ रिसर्चर फेल्ट अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाई अ स्टूडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया आर लेस एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन, कि क्यों जो हायर एजुकेशन में जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे होते हैं वो कम एनरोल्ड होते हैं। तो उसके पीछे एक रीजन था, ही फाइंडेड आउट दैट। सो ये होता है जो इंक्वायरी से, नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी से हमें पता चलता है। लाइक देयर आर सर्टेन ऑफ थिंग्स जो हमें लाइक उसके पीछे रिसर्चेस होती हैं, फैक्ट्स पता चलते हैं, एंड देन उन चीज़ों पे आते हैं। लाइक कोई अगर कोर्ट केस चल रहा हो तो उसकी इंक्वायरी होती है, देन किसी एक पक्ष के हित में फैसला जाता है जो सही होता है, राइट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 4 मार्क्स के हिसाब से मैंने मैक्सिमम नॉलेज यहाँ पर आपको दी है, मैक्सिमम कंटेंट इंक्लूड किया है। आपको इतना नहीं लिखना है, इसमें से आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स कोई भी चूज करें एंड टू द पॉइंट उसको डिस्क्राइब करें। पेज वाइज मैं बोलूँ तो आपको सिर्फ 2 पेजेस फिल करने हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर आप थोड़ा खुला खुला लिखते हैं तो 2.5, नॉट मोर देन दैट। सो अगला क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया, बी पार्ट है डिफाइन नॉलेज एंड यूनिवर्सल नॉलेज। आपको डिफाइन करना है, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। तो यहाँ पर है लोकल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज क्या होती है। देखिए यहाँ पे लोकल नॉलेज या कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट या किसी भी 2 टाइप्स की नॉलेज के बारे में हमेशा 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। सो डोंट स्किप इट। आपके सिलेबस में 4 दिए हुए हैं, चारों टाइप के, लाइक कॉम्बिनेशन में 4 दिए हुए हैं, टोटल 8 हैं, तो सभी को करें क्योंकि एक पे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन नॉलेज एंड यूनिवर्सल नॉलेज। तो नॉलेज क्या है, और यहाँ पे सॉरी एक और बार ऐड करेंगे, लोकल नॉलेज क्या है और यूनिवर्सल नॉलेज क्या है। मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगी, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ, पेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां
वहां से डाउनलोड करें और इसको अच्छे से देख लें कि क्या कुछ इसमें लिखा है। ठीक है, मैं आपको इन शॉर्ट बिल्कुल बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सल नॉलेज मतलब जो यूनिवर्स से जुड़ी है, पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज हो गई एक तरह से। और लोकल नॉलेज जो आपके एरिया या एक लाइक पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़ी हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यूनिवर्सल नॉलेज को हम बोल सकते हैं, यूनिवर्सल नॉलेज जो है वो बहुत सारी लोकल नॉलेजेस को मिलाकर बनी है। ठीक है, इन शॉर्ट आप इस तरीके से समझिए। बाकी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, एक पॉइंट आपको लोकल के बारे में मिलेगा, एक यूनिवर्सल के बारे में, और इस तरीके से हमने यहाँ पे आंसर में इसको डिस्क्राइब किया है और टू द पॉइंट लिखा है और पॉइंट वाइज लिखा है, यानी कि बुलेट्स का देखिए ये यूज किया है। अगर आप पैराग्राफ्स में लिखते हैं तो आपको हमेशा कम मार्क्स मिलेंगे। बुलेट्स में लिखने की आदत डालें, टू द पॉइंट लिखें, अंट शंट इधर उधर का कुछ नहीं लिखना है कि आप पेजेस को भरने के लिए कुछ भी लिख रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि स्टूडेंट्स जो थे वो सिर्फ पेजेस भरने पे ध्यान देते थे, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एक्स्ट्रा शीट्स देनी अब स्टूडेंट्स को बंद कर दी हैं। तो आपको सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ शीट्स मिलती है और मैं उसी के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आपको कंटेंट कितना लिखने की जरूरत है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो क्वेश्चन 1 को, जिसके 4 पार्ट्स होते हैं और ये क्वेश्चन कंपलसरी भी है, आप इसको एंड में करें। दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, इसको एंड में क्यों करें, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। एंड देखिए 16 मार्क्स के क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करें, दैट इज यूनिट वाइज, यूनिट 1 का कोई एक क्वेश्चन किया, यूनिट 2 का, देन यूनिट 3 का, देन यूनिट 4 का। और इस तरीके से अगर आप चाहते हैं, आपकी स्पीड में प्रॉब्लम है, आपका पेपर रह जाता है, तो उनके लिए टिप्स है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन को लास्ट में अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल नॉलेज और आपका ये लोकल नॉलेज आ गया। इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है, बाकी आप रीड करें। थर्ड पार्ट यहाँ पर है डिफाइन करिकुलम एज अ प्रोसेस। तो करिकुलम को एज अ प्रोसेस डिस्क्राइब करना है। देखिए, करिकुलम के बारे में क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, स्पेशली आपका यूनिट 3 से, तो ऐसा हो नहीं सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप मार्क करें। करिकुलम एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें आप स्किप कर ही नहीं सकते हैं। तो करिकुलम को एज अ प्रोसेस डिस्क्राइब करना है। तो करिकुलम क्या है पहले वो बताना जरूरी है। एक छोटी सी यहाँ पर आप, तो इसकी इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपको जरूर देनी है, और इंट्रोडक्शन टू द पॉइंट, और 3 to 4 लाइंस में आपकी फिनिश हो जाए, सिर्फ इतनी होनी चाहिए। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, आपकी इंट्रोडक्शन को पूरा एक पेज में इलाबोरेट कर देते हैं, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। 4 मार्क्स में आपको टू द पॉइंट लिखना है, फालतू इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे बताया हुआ है करिकुलम का मीनिंग क्या होता है, करिकुलम की टर्म का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक टिप मैं आपको और देना चाहूंगी। लेट सपोज आपको कोई पार्ट, लाइक 4 मार्क्स में आपके पास चॉइस नहीं है, चारों पार्ट्स आपको करने हैं। अगर आपको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल करिकुलम एज अ प्रोसेस क्या होता है, आपने सिर्फ करिकुलम के बारे में पढ़ा है, तो करिकुलम के बारे में थोड़ा सा उसका मीनिंग आप इस सिचुएशन में थोड़ा सा ज्यादा लिख सकते हो, और प्रोसेस को थोड़ा कम लिख दो। बट जितना उसके बारे में पता है, उसके आसपास की बातें पता है, तो वही लिख सकते हो। बट ऐसा ना सोचे कि मुझे करिकुलम एज अ प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता है तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, तो ये नहीं करना है। एटलीस्ट आपको इसमें 4 में से 2 मार्क्स तो बिल्कुल मिल जाएंगे अगर आप अटेंड करते हैं, और लाइक बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, इधर उधर का लिख रहे हैं, और आप इसकी इंट्रोडक्शन भी लिखते हैं जितना पता है, तो उसमें भी आपको लाइक 2 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे, अगर आप 1 पेज या 1.5 पेज भी फिल करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी वाइज ये बता रही हूँ, बाकी क्वांटिटी पे वी विल नॉट गो, वी विल गो ओनली ऑन द क्वालिटी। अब देखिए, करिकुलम एज अ प्रोसेस की बात करते हैं तो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज एक प्रोसेस होता है। और देखिए, करिकुलम को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे पूरा एजुकेशन पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है। और एग्जाम्पल्स को हर एक चीज में इंक्लूड करना है, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं खुद से, वो बिल्कुल दे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल सेटिंग में एजुकेशन की हमेशा एक करिकुलम का एक प्रोसेस होता है। एंड देखिए, NCF 2005 जो है वो एक इसी तरह का प्रोसेस है। तो यहाँ पे एसेंशियल कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए करिकुलम को डेवलप करते हुए, वो लिखा हुआ है, 6 पॉइंट्स उसके। एंड देन यहाँ पे करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल के बारे में बात की गई है कि करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल क्या है। और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई प्रोसेस पूछा जाता है तो उसकी साइकिल जरूर बनती है, तो ये है वही साइकिल। यहाँ पे ये दूसरी साइकिल की सबसे पहले प्रोसेस
प्रोसेस में क्या होता है, प्लानिंग होती है, देन कंटेंट एंड मेथड होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, देन इवैल्यूएशन होता है। और ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड एंड हाउ यूथ के लिए ये क्यों ज़रूरी है। हु इज़ द यूथ? यूथ इज़ द students who are studying in the like our in education, they are the future youth we can say। so यहाँ पे उससे भी रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, अगर आप ये दो चीज़ें बना देते हैं वहीं पे आपके 2 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। तो प्रोसेस में जब भी करिकुलम प्रोसेस पे टॉपिक पे क्वेश्चन आए, चाहे वो 16 मार्क्स में आए या 4 में, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। ऑल्दो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही डाला है, क्योंकि ये 16 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है कि डिफाइन करिकुलम, मीनिंग ऑफ करिकुलम, एंड देन सेकंड पार्ट क्वेश्चन का रहता है करिकुलम एज अ प्रोसेस, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बता देती हूँ 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपका मीनिंग का रहता है एंड आपका 10 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का रहता है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म होता है, तो करिकुलम एज अ प्रोसेस को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फेजेस एंड स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट वो लिखे हुए हैं। देन एसेंशियल करिकुलम डेवलपमेंट स्टेप्स नीडिंग एम्फेसिस वो भी लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया है, ये 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। 4 मार्क्स में आप लिख रहे हैं तो आपको इसमें से कट शॉर्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, राइट। सो डी पार्ट पे चलते हैं, नीड फॉर करिकुलम चेंज। करिकुलम चेंज की नीड यहाँ पर क्यों है? तो इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हमारे, ऑब्वियसली आप देखिए इंटरनेशनली इसको नहीं देखेंगे, आप इंडियन करिकुलम के हिसाब से ही देखेंगे, दैट इज वेरी अंडरस्टूड। सो करिकुलम चेंज की रिक्वायरमेंट क्यों है? थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया, एंड नाउ द key message to the presentation can be crystallized into 3 conclusion कि क्यों ज़रूरत है उस चीज़ की। तो यहाँ पे वो 3 पॉइंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं। एंड मिथ क्या है, देखिए चेंज के इस क्वेश्चन में मिथ लिखना बहुत ज़रूरी है। करिकुलम चेंज में अगर आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो लिखा है। बेसिकली देखिए इसको हम बोल सकते हैं, इसको भी आप पॉइंट्स में लिखेंगे, इसमें ज़्यादा इलेबोरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिख के 3 पॉइंट्स में इसको ख़त्म करें, बिकॉज अदरवाइज आपका आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। बट रीड आप सारा करें, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज। सो यूनिट 1 से देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। चॉइस होती है, आपको कोई एक अटेंड करना होता है, बट हम दोनों ही डिस्कस करेंगे 2019 में जो भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन। क्रिटिकली एग्जामाइन द वेरियस मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नॉलेज को एक्वायर करने के वेरियस मेथड्स आपको डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। 16 मार्क्स का देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पे नॉलेज के बारे में आपको बिल्कुल लिखना है कि नॉलेज है क्या, ठीक है। थोड़ा सा आप नॉलेज के बारे में भी इंट्रोडक्शन देंगे, देन आप आएंगे वेरियस मेथड्स पे, ठीक है। नॉलेज की इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको ऐड ऑन करनी है। तो अब एक्वायर कैसे करते हैं, कौन कौन से वेरियस मेथड्स हैं। फर्स्ट इज अपील टू अथॉरिटी। देखिए सोर्सेज और मेथड्स आपके सिमिलर ही हैं, अगर आप एक को पढ़ लेते हैं दूसरे की रीडिंग कर लेते हैं तो आप इजीली अंडरस्टूड है, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट में भी हमने ये वाले टॉपिक्स किए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट जिन भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो मैं फिर से यहाँ पे आई बटन पे लिंक आपको दे दूंगी, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ज़रूर लिंक दूंगी प्लेलिस्ट का, तो वो सभी लेक्चर्स आप अटेंड ज़रूर करें। आपका कोर्स अगर आप 2 से 3 दिन में फिनिश करना चाहते हैं वो वीडियो ज़रूर देखें। पहला है यहाँ पे अपील टू अथॉरिटी, आप अपील करेंगे अथॉरिटी से। देन यहाँ पर है अपील टू ट्रेडिशन, अपील टू सेंटर। देखिए ट्रेडिशन के बारे में ऊपर हमने पढ़ा था, अथॉरिटी के बारे में पढ़ा था, अपील टू सेंसेस है यहाँ पर, ठीक है। देन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड है, ठीक है। देन अपील टू एक्सपीरियंस है, देन इंट्यूशन है, इंट्यूशन इज ऑलवेज ऑन द स्पॉट, ये याद रखना है। एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन है, ये एड ऑन हुआ है यहाँ पे। देन ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटेड प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन इज व्हाट यू ऑब्जर्व एंड देन लाइक फैक्ट्स वगैरह से जो आप ऑब्जर्व करते हो ट्रुथ से, तो दैट इज। एंड देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये है पर्टिकुलरली मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज जिससे हमें मिलती है, लाइक अथॉरिटी से, ट्रेडिशन से, सेंसेस से नॉलेज मिलती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव से मिलती है, लाइक कुछ हमने चीज़ें देखी पर्टिकुलरली, लाइक कुछ एग्जांपल्स देखे तो उससे हम एक डिडक्शन पे आए, या कोई डिडक्शन हमने की देन हम उसके एग्जांपल्स अपने इर्द गिर्द नोटिस कर रहे हैं। देन अपील टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने आपको बताया, एवरी पर्सन इन लाइफ हैव देयर
पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि कोई और हमें बताए उससे अच्छा हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो उससे हमें ज़्यादा नॉलेज मिलती है। इंट्यूशन, देन इंट्यूशन इज ऑलवेज जो आपकी इनर फीलिंग आपको बोलती है कि ऐसा करने से मुझे नुकसान हो सकता है, ऐसा करने से फ़ायदा हो सकता है, जो आपकी एक हम बोल सकते हैं अंदर से आपको एक फीलिंग आती है, अंदर से एक भावना आपकी। देन कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन से जो नॉलेज मिलती है, देखिए द पर्सन हु आर इन डिप्रेशन या जिनको एंग्जाइटी प्रॉब्लम होती है या स्ट्रेस रहता है, तो ऑलवेज उनको बोला जाता है ये करने को। वाई? बिकॉज इससे जो होता है, देखिए देर आर वेरियस फ्लेम, आइडिया, ब्रीदिंग, मंत्राज आर देयर, जिनसे आपको लाइक नॉलेज मिलती है एंड कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वो रिड्यूस होता है। देन ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटेड प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं टोटल बताऊं, अगर सभी आप लर्न कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज 8 लिखें और टू द पॉइंट उनके बारे में लिखें। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जैसे बुलेट्स में लिखा है इसी तरीके से लिखें, एंड स्टार्टिंग में आप यहाँ पर एक फ्लो चार्ट इसका ऐड कर सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 2 और 3 में चॉइस है, ठीक है, चॉइस होती है, कोई एक आपको करना होता है। तो क्वेश्चन 3 यहाँ पर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिलीफ एंड ट्रुथ, रीजन एंड एनालिसिस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल इन डिटेल। आप बिलीफ और ट्रुथ से क्या समझते हैं वो बताइए, रीजन और एनालिसिस से क्या समझते हैं वो बताइए। तो देखिए 16 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर ये 4 में आता तो या तो सिर्फ ये पूछा जाता या सिर्फ ये। 16 मार्क्स में आया है तो कॉम्बिनेशन में एड ऑन होके आपका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि क्या डिफरेंस होता है 4 मार्क्स और 16 मार्क्स में, और किस तरीके से 16 मार्क्स में हमेशा 2 से 3 पार्ट में आपका जो क्वेश्चन होता है वो डिवाइडेड रहता है, ठीक है। सिंगल टॉपिक आपसे 16 मार्क्स में पूछा नहीं जाता है 99%, बाकी एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बिलीफ के बारे में, ठीक है, देन हम ट्रुथ पे आएंगे, रीजन, एनालिसिस, सभी को एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। एंड देखिए इसमें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको करते हैं तो आप देखिए 4 मार्क्स का कंटेंट इसमें दीजिए, 4 का इसमें, 4 का इसमें, 4 का इसमें, इस तरीके से आपका ये 16 मार्क्स में सेट है। तो ये अंदाजा आपको खुद ही लगाना है कि किस में कितना लिखने की जरूरत मुझे है। सो फर्स्ट इज बिलीफ। देखिए बिलीफ इज द स्टेट ऑफ माइंड इन विच अ पर्सन थिंक्स समथिंग टू बी द केस विद द विदाउट देयर बीइंग एम्पेरिकल evidence to prove that something in case with the factual certainty। belief मतलब आपका भरोसा, एंड देखिए बिलीफ हमारा जो होता है उसके कोई तथ्य नहीं होते हैं कि है तो क्यों है। बिलीफ हमारा देखिए अगर आपका भगवान में विश्वास है तो उसके लिए कोई तथ्य की जरूरत आपको नहीं होती है, उसके लिए कोई साइंटिफिक रीजन आप नहीं ढूंढते हैं, बिलीफ है तो है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बिलीफ को देखिए डिस्क्राइब किया हुआ है। देन बिलीफ की इंपॉर्टेंस क्या है, बिलीफ की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है बिलीफ। तो बिलीफ आर इंपॉर्टेंट बिकॉज बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट एंड योर बिहेवियर डिपेंड्स अपॉन योर बिलीव्स। देखिए बिलीफ के अकॉर्डिंग ही हमारा बिहेवियर रहता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है वो एक या दो चीज या किसी और चीज में कुछ ना कुछ बिलीव करे, वन और अनदर थिंग। एवरीथिंग यू डू कैन बी ट्रेस्ड बैक टू बिलीफ यू होल्ड अबाउट द वर्ल्ड। एवरीथिंग फ्रॉम ब्रशिंग योर टीथ टू योर करियर, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन बिलीफ, बट यू विल से हाउ। लेट अस डिस्कस दैट कि बिलीफ ऑल्सो हेल्प डिटरमाइनिंग योर रिएक्शंस टू अदर। लाइक आप बिलीव करते हो, अब देखिए कुछ भी हम डेली की कोई चीज़ें ले लेते हैं कि लाइक विश्वास हमारे किस तरीके से होते हैं, लाइक अर्ली मॉर्निंग कुछ लोगों को उठना पसंद होता है बिकॉज दे फील कि ये हमारे शास्त्रों में लिखा है या इससे भगवान नाराज हो जाएंगे, कुछ भी, तो वहाँ पे उनका बिलीफ ये सेट हो गया है। मे बी ये बिलीफ उनका साइंटिफिक रीजंस की वजह से भी हो सकता है कि सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो इसलिए उनका ये बिलीफ है कि जल्दी ही उठना चाहिए। तो बिलीफ देखिए आपका किसी भी चीज पर सेट हो सकता है आपके अपने अकॉर्डिंग, और ये हर इंडिविजुअल में अलग तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आगे रीड करेंगे, इवन बिलीव्स यू ट्राई टू कीप to yourself may influence your actions enough to become a matter of legitimate concern of others। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक से दूसरे पर्सन में हमेशा आपको अलग तरह का बिलीफ देखने को मिलेगा, राइट। अब रीजन देखिए, रीजन यहाँ पर है, ट्रुथ पे आते हैं पहले। ट्रुथ यहाँ पर थोड़ा सा स्किप हो गया है, या
ट्रुथ के बारे में मैं आपको वर्बली बता देती हूँ, ऑल दो स्किप हो गया है थोड़ा सा, ये रहा यहाँ पर है। ओके, ट्रुथ को सिस्टमैटिकली यहाँ पर आना था, ठीक है, तो आपको इसको फर्स्ट पॉइंट लिखें बिलीफ को, देन सेकेंड ट्रुथ, राइट। तो ट्रुथ क्या है, देखिए बिलीफ्स का बिल्कुल अपोजिट है ट्रुथ। बिलीफ में कोई आपको तथ्य नहीं चाहिए, फैक्ट नहीं चाहिए, आपका खुद का विश्वास है उसके लिए आपको कोई भी रीजन नहीं चाहिए। बट ट्रुथ हमेशा देखिए सच्चाई पे या जो फैक्ट्स होते हैं उन पर, जो रियलिटी है उस पे बेस्ड होता है। बिलीफ आपका देखिए कोई इमेजिनेशन भी हो सकती है कि मेरे साथ जब भी मैं रेड कलर के कपड़े पहनता हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा होता है, तो मे बी वो जो इंसान है जो ये सोच रहा है उसके साथ एक बार ऐसे हुआ, दो बार हुआ, तो वो तीसरी बार जो है वो रेड कलर के कपड़े पहनना छोड़ दे, ठीक है। बट जो ट्रुथफुल इंसान होगा तो वो ट्रुथ पे जो जाएगा, मतलब ट्रुथफुल इंसान नहीं बट जो ट्रुथ पे बिलीव करेगा, तो वो ये देखेगा कि मैंने जिस दिन रेड कलर के कपड़े पहने उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, वो नहीं कि उस दिन मैंने गलतियां क्या करी कि जिसकी वजह से मेरे साथ बुरा हुआ या गलत हुआ उस दिन, ठीक है। वहीं जो बिलीफ मतलब कि जो थोड़ा विश्वास रखता होगा इन सब चीजों में, तो वो दूसरे नजरिए से उसको देखेगा, ठीक है। तो ट्रुथ मतलब आप अपने आसपास के फैक्ट देखते हो, अगर आपने कोई गलती करी है तो आप उसके पीछे के कारण देखोगे कि क्यों ऐसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल कोई है जो एग्जाम में फेल हो जाता है, ठीक है, तो वो स्टूडेंट ये नहीं देखेगा कि ओ मैंने आज सुबह में भी भगवान की पूजा नहीं करी, या आज सुबह मैं जल्दी नहीं उठा, या और कोई रीजन हुआ इसलिए मैं फेल हुआ उस एग्जाम में, बल्कि वो ये सोचेगा कि मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, मैंने तैयारी अच्छे से नहीं करी, दैट इज वाई इस फैक्ट की वजह से, इस रियलिटी की वजह से मेरा एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई गॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। तो यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं साथ में ट्रुथ के। ट्रुथ का यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन है, एंड देखिए एग्जाम्पल, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जाम्पल्स आप बिल्कुल अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया रेड कलर के क्लोथ्स वाला बिलीफ में, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है ये एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए, तो ये बिल्कुल आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप अपने ओन एग्जाम्पल्स बना सकते हैं, और देखिए जितने एग्जाम्पल्स आपके खुद के अपने होंगे उतने ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी आपको मिलेंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो आपने समझा है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन बुकिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रुथ की क्या क्या सच्चाई के ट्रुथ के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी आपको याद रहते हैं 6 आर वेरी इनफ, एंड इसको हो सके तो आप फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पर लिखें, ठीक है। देन थोड़ा सा और है यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, द स्टोरी ऑफ हरीश Chandra is an example to show the value of truth. We talk differently about truth in our material world, such as scientific truth, permanent truth, time being truth. All these truth are important. तो truth के भी देखिए यहाँ पे types हैं, although हम इतनी इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं है, हर एक पॉइंट को हमें 4 मार्क्स के हिसाब से डिस्क्राइब करना है। तो नॉलेज के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं, और पढ़ना चाहे तो इसके बारे में पढ़ें, बट लिखिए सिर्फ उतना जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो यूनिट 2 से यहाँ पे क्वेश्चन 4 एंड 5 है, कोई भी एक आपको करना होता है। तो यहाँ पे यूनिट 2 से पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय संख्या फिलोसफी एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन संख्या फिलोसफी एंड एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस में आप देखेंगे तो ये संख्या फिलोसफी लिखा है, मैं ओरिजिनल में इसमें हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, दैट दिस इज, अगर आप इसको नेट पे भी सर्च करेंगे तो ये आएगा, संख्या होती है नंबर्स, तो ये उसकी बात नहीं हो रही है, ये यूनिट 2 आपकी फिलोसफी पे बेस्ड है, तो दैट इज संख्या, तो SAM है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स जो होती हैं उनको आप करेक्ट खुद से कर सकते हैं। तो संख्या फिलोसफी क्या होती है, संख्या, अब देखिए क्वेश्चन पेपर में भी मैं आपको बता देती हूँ, कई बार संख्या लिखा होता है, कई बार SAN लिखा होता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बात इसी की हो रही है, तो मतलब दोनों चीजें एक ही है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। संख्या कंसिडर्स टू बी द ओल्डेस्ट of the six system of ancient Indian philosophers। देखिए संख्या जो है वो एक ओल्डेस्ट है सिक्स सिस्टम जो एंशियंट फिलोसफी के, जो स्टूडेंट्स फिलोसफी में हैं या जिन्होंने मास्टर्स किया है या बैचलर्स किया है फिलोसफी में, उन्होंने इसको जरूर पढ़ा होगा। दिस इज वेरी इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फिलोसफी, ठीक है। अब देखिए ये वेदास से इन सब से रिलेटेड है, एंड विच इज
प्रोपाउंडेड बाय कपिल मुनि। तो संख्या फिलोसफी के ये पॉइंट्स ध्यान रखें। तो इस तरीके से बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन दी आपने संख्या फिलोसफी की। देन एम्स क्या है संख्या एजुकेशन के, ठीक है, एंड इसमें इतने पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, 5 to 6 बस, ठीक है। देन करिकुलम कैसा होना चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे, डिसिप्लिन कैसा, रोल ऑफ टीचर कैसा, देन संख्या फिलोसफी एंड एजुकेशन का क्या को रिलेशन है वो यहाँ पे। और देखिए को रिलेशन बहुत बार क्वेश्चन पेपर में एज अ क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन संख्या फिलोसफी एंड एजुकेशन। तो क्वेश्चन बहुत बार इस तरीके से, लाइक इसमें भी है सेकेंड पार्ट आप देख सकते हैं, रिलेशनशिप पूछा है तो वो यहाँ पर डिस्क्राइब आप करेंगे इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन हमेशा लाइक इसको फिक्स कर लीजिए, ये आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको डिस्क्राइब करना है। तो अब एम्स क्या है संख्या एजुकेशन के, टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, की सबको अपनी सेल्फ की अनुभूति हो, इनकलकेशन ऑफ सात्विक बुद्धि सभी के अंदर। देखिए ये उसी टाइम के अकॉर्डिंग सोच के चलेंगे, उस टाइम के अकॉर्डिंग, व्हेन लाइक अभी की बात नहीं है ये, तो उसी लाइक युग के अकॉर्डिंग ये सब आपको लिखना है, ठीक है। टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटीज, टू get perfection knowledge about eternal things, to lay emphasis on character building etc are there। so जो भी आपको लर्न होते हैं उतना आप लिखें, and this is very sufficient for your exam point of view। तो यहाँ पे देखिए टू द पॉइंट आप लिखते हैं तो इतना ही लिखने की रिक्वायरमेंट है। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर देते हैं, इतना इलेबोरेट होके किसी भी बुक में भी नहीं लिखा है। सो वाई यू आर गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन द वेयर देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो इतना नहीं लिखना है, इतना अगर आप इसमें 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप पूछेंगे कि आपको पेजेस कितने फिल करने चाहिए, ऑल्दो आई नेवर गोज ऑन क्वांटिटी, आई ऑलवेज गो ऑन द क्वालिटी। कि देखो किसी किसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है कि 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको 5 पेजेस फिल करने पड़े, तो किसी में रिक्वायरमेंट होती है आपको 8 भी फिल करने पड़ेंगे। बट फिर भी मैं आपको हमेशा एक लमसम बोलती हूँ कि अपना एवरेज रखें 6 to 8 पेजेस का, एंड दैट इज इनफ, ठीक है। 6 to 8 पेजेस का, 10 पे अगर आप जाएंगे तो आपका एक ना एक आंसर रह जाएगा। ये अपनी एवरेज रखें, डोंट गो ऑन 10 पेजेस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास चॉइस में है यूनिट 2 में, व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिज्म। अब देखिए नेचुरलिज्म है, एक्सटेंटलिज्म है, ये जितने भी हैं इन पर देखिए, आइडियलिज्म, इन पे एक ना एक पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कभी भी ये फिक्स्ड नहीं है चारों में से कि किस पे क्वेश्चन आए, बट चारों में से एक पे 100% क्वेश्चन आएगा, दिस इज फिक्स्ड। तो चारों ही करें। अगर आप शॉर्टकट स्टडी करना चाहते हैं तो किसी एक को स्किप कर दें, क्योंकि 2 पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। एक को अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट उस केस में क्या होगा, आपको 4 मार्क्स में अगर बाई चांस वो क्वेश्चन देखने को मिल गया तो आपके लिए वहां पर लाइक 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा उसको छोड़ने की नौबत आ जाएगी। तो ऐसा ना करें, सभी का ओवरव्यू जरूर लें, डिटेल में आप 3 को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म, की प्रैग्मेटिज्म का मीनिंग क्या है। अब देखिए एक्सटेंटलिज्म आए, आइडियलिज्म आए, नेचुरलिज्म आए या रियलिज्म, अगर आपके वैसे सिलेबस में है नहीं आपकी यूनिवर्सिटी के, बट स्टिल अगर आ जाता है, वैसे आता नहीं है, सिर्फ आपके जब एमसीक्यू एग्जाम्स हुए थे उसमें देखने को मिला था, तो अभी एड ऑन होने के रियलिज्म के चांसेस भी नहीं है। तो चारों में से जिस पे भी क्वेश्चन आए तो उसका मीनिंग, मतलब आपका देखिए एटमोलॉजिकली क्या मीनिंग है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है, उसके टुकड़े करके उसका मीनिंग कहाँ से है और डेराइव कहाँ से हुआ है, वो लिखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन उसके प्रिंसिपल्स, then forms of pragmatism, pragmatism is a practical philosophy, uske aims of education and pragmatism, then pragmatism and education, that is curriculum, sorry, and then methods of teaching in pragmatism, pragmatism and teacher, contribution of pragmatism to education। और देखिए आप पूरा आंसर देखिए, अभी तक के जितने भी आंसर्स आपने देखे होंगे सिर्फ बुलेट्स में है, टू द पॉइंट है, पैराग्राफ्स को अवॉइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी 5 ईयर्स की, प्रीवियस 5 ईयर्स की बुक है, तो अगर आप वो ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं।
क्यों इम्पोर्टेंट है इस बुक को लेना, मैं बताऊं आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको इसमें किस तरीके से आंसर को अटेंड करना है वो गिवन है। तो इसमें आपको लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं कि किस तरीके से आपको पिछले 5 सालों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और उनके आंसर्स आपको किस तरीके से लिखने हैं। तो यू कैन ऑर्डर दिस बुक एंड इफ यू वांट, एंड आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल लाइक शॉर्ट में आपको एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देती हूँ। तो देखिए, प्रैग्मेटिज्म जो है, प्रैग्मा वर्ड का ही मतलब है वर्क, प्रैक्टिस, एक्शन या एक्टिविटी। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हमें मिलता है। अब देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो आइडियलिज्म से लाइक हम कई बार इसको स्टूडेंट्स क्या होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो किसी भी तरह से हो सकती है, आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आप इसको टीचिंग में रखेंगे, करिकुलम में रखेंगे, तो मतलब वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे जोर दिया गया है, ज़्यादा बल दिया गया है कि एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया जाए या कुछ ना कुछ मेथड्स के ज़रिए सिखाया जाए, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स की नॉलेज ज़्यादा हो। एंड आउटडेटेड और जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं उनको बॉयकॉट बॉयकॉट नहीं बोलेंगे, तो उनको कम यूज़ किया गया है, क्योंकि ये प्रैग्मेटिज्म है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, तो दिस इज अ वे एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस। तो बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट 3 से अगेन दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। अगेन कोई एक आपको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करिकुलम नेचर एंड इट्स ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट्स। आपको डिस्क्राइब करना है करिकुलम क्या है, नेचर क्या है, एंड उस किसका नेचर, करिकुलम का नेचर क्या है, उसके ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, और करिकुलम कंपोनेंट्स क्या है। 1 2 3 4 चीजें आपसे यहाँ पे करिकुलम के बारे में पूछी गई हैं। तो अगेन आप डिस्ट्रीब्यूशन करें 16 मार्क्स में कि मुझे किस में कितना कंटेंट लिखने की जरूरत है। 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग 4 4 4। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको अटेंड करना है, राइट। सो यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है करिकुलम का, आपको एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। देखिए, क्वेश्चन करिकुलम पे आया है तो ब्रीफ में ही इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि करिकुलम एक ऐसा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिर्फ इसी सब्जेक्ट में नहीं, और सब्जेक्ट्स में भी आपको ये देखने को मिलेगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो अगला आपका सब्जेक्ट है, उसमें भी लाइक करिकुलम का टॉपिक इज देयर। एंड नेचर क्या है करिकुलम का, वो भी इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेशंस यहाँ पर आपको इंक्लूड करनी है, विच इज लाइक डन ओवर हेयर। एंड कितनी डेफिनेशंस, देखिए पहले डेफिनेशंस है, देन नेचर यहाँ से आप बोल सकते हैं शुरू है। ठीक है, तो डेफिनेशंस क्यों जरूरी है, बिकॉज देखिए डेफिनेशंस जो है, एक हम बोल सकते हैं एक स्पार्क आपके आंसर में ऐड करती हैं। और जिन स्टूडेंट से आंसर लाइक डेफिनेशंस याद नहीं होती हैं, तो एटलीस्ट उस डेफिनेशन में क्या बोला गया है वो लर्न रखें और कुछ ना कुछ जरूर लिखें। आप डेफिनेशंस इज द थिंग जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं, और वो भी ऐसे टॉपिक में जिसमें लाइक करिकुलम का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। देन आपने नेचर बताया, कंपोनेंट्स बताए करिकुलम के। एंड यहाँ पे अगर आप चाहते हैं किसी भी एक चीज में आपको फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रिंसिपल्स है, हर एक पॉइंट का आप स्टार्टिंग में यहाँ पे फ्लो चार्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट ऐड करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ पे आप किस आंसर में कर सकते हैं, आई एम मेंशनिंग यू हेयर, लाइक साथ साथ मैं आपको बताते हुए चलती हूँ, एंड नोट डाउन जरूर करें उसको। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स लिखे हैं 7, आपको लिखने की जरूरत है सिर्फ 6, इससे ज्यादा नहीं। देन बेसिस क्या है करिकुलम के, वो बताया हुआ है, एंड द आंसर एंड्स हेयर। एंड देखिए, करिकुलम के बारे में इतनी अगर आपको पॉइंट्स नहीं लिखने हैं यहाँ पे बेसिस में, तो आप इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं। ये भी हाईलाइटेड होना था पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, एंड दिस मच इंफॉर्मेशन इज इनफ। तो यहाँ पे आपका करिकुलम का मीनिंग, नेचर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और उसके कंपोनेंट्स सभी यहाँ पर डिस्क्राइब हो गया, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो यूनिट 3 से ही है। Explain traditional approach to curriculum theory and define in various principles approaches to build curriculum। तो अगेन देखिए, ये यूनिट ही करिकुलम पे बेस्ड है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस आएंगे ही, एंड दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट स्किप। ओके, तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है करिकुलम थ्योरी की, विच इज लाइक
वेरी बोरिंग ऑल्सो, एंड आज के टाइम में हम बिल्कुल यूज नहीं करते हैं. एंड डिफाइंड इन वेरियस प्रिंसिपल्स अप्रोचेस टू बिल्ड करिकुलम. तो उसकी लाइक बिल्डिंग के उसके अप्रोचेस भी आपको साथ में यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं. इन ट्रेडिशनल एजुकेशन द टीचर इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन. तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि जो टीचर था उसी के इर्द गिर्द पूरी शिक्षा प्रणाली, लाइक शिक्षा की प्रक्रिया जो थी इर्द गिर्द टीचर के रहती थी, ना कि स्टूडेंट के. जो अब चेंज हो चुकी है और अब वो स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन है, ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन. तो पहले क्या होता था, टीचर क्लास में आया, जो भी पढ़ाया, एंड वहाँ पे देखिए धीरे धीरे क्या हुआ था, पैटर्न क्या हुआ था कि करिकुलम बना है, उसके बाद बुक्स आई हैं, एंड धीरे धीरे चीज़ें सेट ऑन होती गई. और आज के टाइम में जितनी अच्छी एजुकेशन हम देखते हैं, और स्पेशली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020-2020 जो देखने को मिली उसके बाद, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द टीचर इज सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता था ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड में. करिकुलम वट curriculum is what students should be taught at school, that is the content which is identified with certain subject method, the cumulative tradition of organized knowledge. Traditionalists view curriculum as a plan and stress procedure required to create a such plan. तो उसमें obviously देखिए वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक ऐसा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस था, लाइक देयर इज नथिंग फॉर द स्टूडेंट इन इट. लाइक स्टूडेंट उसमें पपेट का रोल प्ले करते थे एंड टीचर वॉज द मेन बॉस. ओके, तो दैट इज वाई उसको शिफ्ट करने की भी जरूरत पड़ी, जो कि आज है भी नहीं, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है. दे आर कंसर्न विद द एसेंशियल रोल ऑफ द की करिकुलम प्लेयर्स, दैट इज टीचर, डेवलपर्स एंड द बेसिस फॉर सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ करिकुलम कंटेंट, राइट. एंड बाकी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, मतलब एडिशनल इन द सेंस जो आंसर के लिए रिक्वायर्ड है. तो यू कैन चूज एंड इसको एक लुक दें एंड रीड जरूर करें, ठीक है. सो ये यहाँ पे एंड होता है, एंड लिमिटेशंस भी हैं यहाँ पे इसकी, जो कि आप भर भर के लिख सकते हैं. एप्लीकेशन कैसे था इसका, फोकस ऑफ करिकुलम, एवरीथिंग इज गिवन, द आंसर इज कंप्लीट. Then unit 4 से question 8 and 9 you have to attend only one according to your choice. तो first question है, that is question number 8 from unit 4. Explain the various components of curriculum construction डेवलपमेंट. तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट के आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं. और देखिए करिकुलम कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का जो टॉपिक है ये अपने आप में ही ब्रीफ है. इसको अगर ये पार्ट्स में क्वेश्चन वैसे तो आता नहीं है पार्ट में, अगर बाय चांस आ जाए तो हमेशा आप इसमें फोकस रखें, और इसमें लाइक लिखने को इतना कुछ है तो जितना कट शॉट आप कर सकें उतना करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड ये लगा लीजिए आप, ये आपका 90% ऑफ द टाइम पूछा जाता है, कई बार 4 मार्क्स में भी देखने को मिला है. सो समथिंग विच यू कैन नॉट स्किप. सो यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन रहेगी करिकुलम की. देखिए करिकुलम पे क्वेश्चन आए और करिकुलम की इंट्रोडक्शन को तो आप बिल्कुल रट लें, एंड वो आपको यहाँ पे लिखनी है. स्पेशली उसकी डेफिनेशंस जो आप इधर से उधर बिल्कुल नहीं कर सकते हो, वो तो आपको एज इट इज, लाइक जो चीज़ जिसने बोली है उसके बारे में, जो चीज़ जिसकी भी डेफिनेशंस आप चूज करते हैं तो वो एज इट इज आपको लिखनी होती है, आप अपने वर्ड्स में उसको नहीं लिख सकते हैं. सो मेक श्योर 2 एटलीस्ट डेफिनेशंस आप लर्न कर ले, मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे देन ये आगे आपका लाइक ये फ्लो चार्ट का वर्क आपका यहाँ पे प्ले करता है. सो यू हैव टू इंक्लूड इट, एंड देन आपका ये रहा आंसर. तो करिकुलम कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक अपने आप में ही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और एक ब्रीफ टॉपिक है, तो इसको अलग से डिस्कस करेंगे. एंड किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है आपने क्वेश्चन पेपर के आंसर में, दैट आई हैव मेंशन्ड हियर. और देखिए मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ, जितने भी आंसर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कहीं पर भी इन आंसर्स में पैराग्राफ्स को यूज नहीं किया है, बुलेट्स का यूज किया है, टू द पॉइंट किया है. अब अगर यहाँ बुलेट अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 या ABCD को यूज करें, बट आपको अवॉइड करना है पैराग्राफ, ठीक है.
So question number 9, that is second question from unit number 4. What do you mean by curriculum design model? अब देखिए इसमें मॉडल कौन कौन से डालने हैं, क्योंकि किसी भी सिलेबस में, आपकी यूनिवर्सिटी की सिलेबस में ये टॉपिक तो दिया हुआ है कि करिकुलम डिजाइन मॉडल के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन कौन कौन से मॉडल, क्योंकि इतने सारे मॉडल हैं, इसके बारे कौन कौन से मॉडल लाइक सिलेबस में इंक्लूडेड है वो मेंशन्ड ही नहीं है। तो इसको आपको क्लासिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है करिकुलम डिजाइन को बेसिकली। अब कौन कौन सी की जरूरत है, लाइक आपके सिलेबस में जितने हैं मैंने सभी, लाइक सिलेबस में तो दिया ही नहीं हुआ है, बट इस टॉपिक के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है कौन कौन से मॉडल्स की, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 के लिए। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट जरूर लें, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि करिकुलम डिजाइन का मॉडल क्या है और कौन कौन से मॉडल्स इसके अंदर आपको पढ़ने हैं। तो देखिए ये सभी मॉडल्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये हैं, ये पांचों आपको पढ़ने हैं, एंड यू कैन नॉट स्किप आइदर वन ऑफ देम। द ऑब्जेक्टिव्स मॉडल, द प्रोसेस मॉडल, टाइलर्स मॉडल, व्हीलर्स मॉडल, कीर्स मॉडल। अब यहाँ पे एक मॉडल और है, मैं आपको बता देती हूँ, वांग्स मॉडल। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, इसको अलग से डिस्क्राइब करेंगे। और आप देखिए किसी भी बुक को उठाकर देख लेना, इसकी वांग्स मॉडल के बारे में आपको बहुत कम किसी भी बुक में देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाते हैं तो किसी में ये 3 दिए हुए हैं, किसी में 4 दिए हुए हैं, किसी में 2 होंगे। तो लाइक हर एक पब्लिकेशन की बुक पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने इंक्लूड किए हैं। द नोट्स विच बीइंग अ बेस्ट टीचर हैव, उसमें ये सभी आपको मिलेंगे। एक वांग्स मॉडल नहीं है, उसको भी अब हमने ऐड कर दिया है, वांग्स मॉडल के बारे में भी। और इस पे एक क्लास हम ज़रूर अलग से रखेंगे कि वांग्स मॉडल है क्या। इसके बारे में इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन बहुत कम है, एंड ओनली द रिसोर्स फ्रॉम वेयर वांग्स मॉडल के बारे में आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द लाइब्रेरी बुक्स। एंड वो भी आपको 10 बुक उठाओगे तब आपको एक आंसर के लिखने जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट वांग्स मॉडल, ओके। एंड 4 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंड 16 मार्क्स में भी एज अ पार्ट में भी पूछ लिया जाए। सो यहाँ पे इन सभी मॉडल्स के बारे में आपको पढ़ना है, एंड सभी के बारे में देखिए, अब सभी मॉडल अपने आप में ही अलग हैं एंड सबके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, देखिए इस ये आपको लाइक हर एक मॉडल के बारे में आप पढ़ते हैं, उसी में आपका टाइम लाइक एक को समझने में आपका 1 आवर लग जाएगा। तो इस पे क्लास हम अलग से रखेंगे, एक ही लाइक लेक्चर में इसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे। सो यहाँ पे कीर्स मॉडल है, एंड यहाँ पे ये आंसर फिनिश होता है। एंड देखिए सभी में आपके फ्लो चार्ट्स इंक्लूडेड हैं, यू कैन नॉट स्किप फ्लो चार्ट्स इन एनी ऑफ द मॉडल। सभी मॉडल में लाइक आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पे आपके 5 बनेंगे, और वांग्स मॉडल पे भी अलग से बनेगा। वांग्स मॉडल को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि अगर वांग्स मॉडल आपका पर्टिकुलरली पूछा जाता है तो ही लिखें, क्योंकि आप 16 मार्क्स के में 5 बता रहे हैं, 5 मॉडल्स के बारे में लिख रहे हैं तो इनफ है, इससे ज़्यादा के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। वांग्स मॉडल पे अलग से क्लास लेंगे क्योंकि इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। सो यहाँ पर ये था आपका नॉलेज इन करिकुलम का क्वेश्चन पेपर, एंड पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। सो डेली अब 2 बजे बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे हम सीरीज करेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर्स की। नॉलेज इन करिकुलम का क्वेश्चन पेपर हमने आज डिस्कस किया, कल हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्वेश्चन पेपर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, साथ में हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन पेपर्स एंड अदर सपोर्ट मटेरियल मिलता रहता है, आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहती है आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिन भी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया है बिल्कुल करें। साथ में अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं, बुक्स परचेज करना चाहते हैं, तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली सेल्स एग्जीक्यूटिव को, और आप बाय कोरियर आपको नोट्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती हैं, जो भी सपोर्ट मटेरियल आपको चाहिए तो आप बिल्कुल ऑर्डर करें। बिकॉज वहाँ से आप अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन स्टूडेंट्स के लिए है, एंड द सपोर्ट मटेरियल इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो व्हाट्सएप लिंक गिवन है, व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एंड ब्रॉडकास्ट के माध्यम से या स्टेटस के माध्यम से आपको अलग अलग जानकारी हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड देखने को मिलती रहती है।
वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, ताकि उन तक भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।